जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है एडवोकेट अमित कुमार भारती और मैं मुरादाबाद में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लीगल एस्पेक्ट से भी और आम जनता के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी रिलेवेंट बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं और आम जनता को पता भी नहीं होता कि अगर उनके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, बिल्डर भाग गया या एजेंट ने उनका पैसा मार दिया, कोई पोजीशन नहीं दे रहा है, कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं दे रहा है और हम पैसे पे पैसा जमा करे जा रहे हैं लेकिन हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। तो इन्हीं बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेवेंट एक एक्ट है हमारा जो गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया है, इसको कहते हैं रेरा, है ना। रेरा की फुल फॉर्म क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा 2016। इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए कई सारे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, है ना, उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बिल्डर्स के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं आता, या मान लीजिए ज़्यादा आ गया है और उसकी नियत में खोट आ जाती है, तो वो सारा रुपया पैसा लेकर वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, भाग जाते हैं वो वहाँ से। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उनके साथ में उनको क्या रिलीफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन पकड़ के लाएगा, क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका। तो आज हम यही सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला इसको जो इस एक्ट को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य था सरकार का, वो ये था कि जो लोग घर खरीद रहे हैं, है ना, जितने भी बायर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। जो लोग घर खरीद रहे हैं या कोई भी कॉमर्शियल प्लॉट खरीद रहे हैं या रेसिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी किन चीजों को लेकर? मतलब जैसे हमने उनको मान लीजिए कोई अमाउंट पे करा, एक 10 लाख की प्रॉपर्टी है, मैंने मान लीजिए उसको कोई भी 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपीज पे कर दिए, उसकी रिसिप्ट मेरे पास है ना। तो और मान लीजिए वो भविष्य में अगर भाग जाता है तो मैं उसको रिसिप्ट को लेकर कहाँ दिखाता फिरूंगा, है ना। तो मुझे तो कोई रिलीफ चाहिए नहीं चाहिए। तो उस रिलीफ को पाने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है, जो लोग घर खरीद रहे हैं उनके लिए। इसी से ट्रांसपेरेंसी आएगी ताकि के लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से ना डरें और हमें एक हमारे पास एक जरिया हो कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम कहाँ मूव कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा रियल एस्टेट में, लोगों का जब भरोसा बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि पता है कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हमारा नहीं मरेगा, और अगर इनकेस मर जाता है तो हमें उसके लिए क्या लीगल प्रोसीडिंग्स अपनानी है। दूसरे पॉइंट पे जब हम आ जाते हैं तो ये जो एक्ट है इसको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट करती है पर्टिकुलर। जैसे कि मान लीजिए भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का रेरा जो है उसका स्टेट रेगुलेट करेगा, मतलब कि राज्य ही इसका मालिक होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। तो जो भी खरीदार और बेचदार के बीच में जो भी, है ना, क्रेता और विक्रेता जो भी होते हैं, इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? गवर्नमेंट, ठीक है। कि गवर्नमेंट अगर आपके साथ में कुछ गलत होता है तो आप रेरा के थ्रू जाके आप उसको कंपनसेट करा सकते हैं। इसके जो मेन फीचर्स आ जाते हैं इसके रिगार्डिंग, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बेसिक जानकारियां नहीं होती। बेसिक जानकारियों में कैसा है कि अब देखिए जैसे कि हम मान लीजिए मुरादाबाद में रहता हूँ मैं, मुझे एक रेसिडेंशियल प्लॉट चाहिए या कोई कॉमर्शियल प्लॉट चाहिए, तो मैं होता है ना लोकल कॉलोनी मोहल्ले, इनमें इनमें हम चले जाते हैं यहाँ पर। लेकिन रेरा में हम कब जाएंगे? रेरा में उसका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है ना। देखिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, है ना। जो भी बिल्डर है अगर उसने उस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड करा रखा है तभी आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर नए मुरादाबाद में, है ना, मुरादाबाद है यहाँ पे मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये सेवरल अथॉरिटीज होती हैं जो रेगुलेट करती हैं, है ना, सरकारी जमीन को।
तो वो एक अपना सर्किल रेट रखती हैं, उस सर्किल अमाउंट का वो 1% 2% डिपॉजिट कराती हैं, फिर बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें हम डिपॉजिट करते रहते हैं, और जैसे ही डिपॉजिट हो जाती है वहां से हमें पोजीशन लेटर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो अदर बिल्डर्स होते हैं, अब मान लीजिए ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई, अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है ना, 100 एकड़ जमीन है, मैं चाहता हूं कि 10 एकड़ जमीन पे मैं प्लॉटिंग कर लूं और मैं लोगों को प्लॉट पर सेल करना चाहता हूं, तो वो 10 एकड़ का मुझे रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, वहां से परमिशन लेनी होगी एक सीक्वेंस में, जैसे कि 72 मीटर, है ना, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 225 मीटर, इस तरीके से मुझे प्लॉट्स डिवाइड करने होंगे, प्रॉपर रोड देना होगा उनको, और अपना प्रोजेक्ट रेरा से मुझे पास कराना होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि मैं फला जगह प्रॉपर्टी जो है अपनी सेल कर रहा हूँ, इतने इतने मीटर के प्लॉट हैं, इतना रोड है, ये ड्रेनेज सिस्टम होगा वहां से, है ना, कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये सारी चीजें मुझे अपने प्रोजेक्ट में रेरा को रजिस्ट्रेशन में बतानी होंगी। ठीक है, तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी एक प्रोजेक्ट लाके अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। देखिए, डेवलपर मस्ट रजिस्टर ऑल कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बिफोर एड एंड सेलिंग इफ एरिया 500 स्क्वायर मीटर्स और 8 अपार्टमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं कोई कॉमन आदमी हूँ, है ना, जैसे अभी एग्जाम्पल बताया मैंने कि 10 एकर्स ऑफ लैंड है, उस पर मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना प्रचार करने से पहले और कोई भी प्लॉट को बेचने से पहले मुझे रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अपने उस प्रोजेक्ट को उसमें रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर मैं 500 स्क्वायर मीटर की कोई जमीन बेच रहा हूँ या मिनिमम टू मिनिमम 8 अपार्टमेंट्स ऑफ लैंड है, तो मेरा रेरा में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, बिल्डर्स क्या करते हैं जब ऐसे प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं वो लोग, तो 70% फंड कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स, है ना, जो भी खरीदार होते हैं, जब स्कीम निकाली जाती है तो 70% पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनसे ले लिया जाता है, चाहे तो वो रेसिडेंशियल खरीदें वहां पर घर बनाने के लिए, या बने बनाए अपार्टमेंट्स खरीदें, या अपने कॉमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, एंड डिपॉजिट टू द एस्क्रो रूल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो 70% पैसा जो लिया जाता है और जो भी रिलीवेंट बैंक होती है उसमें इसको सबमिट करा दिया जाता है। ये 70% पैसा जो यूज होता है वो किस लिए होता है, कि ताकि वो जो बिल्डर है उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सके, है ना, कंस्ट्रक्शन में यूज कर सके, बाउंड्री कराए, गार्ड का खर्चा, लेबर चार्जेस वगैरह एक्सपेंस में, उसमें इसको वो यूज कर सके, इसलिए इसको यूज किया जाता है 70% पैसे को। अच्छा, बिल्डर जो है, ये जितने भी जो भी रेरा में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए बायर आपसे 10% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, मान लीजिए 1 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, तो बिल्डर आपसे 10,000 रुपए से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। आप 10% उसमें उसका जमा करके आप उससे जो भी एग्रीमेंट है वो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप जो है इसके बायर हैं, ये सेलर है, ये एग्रीमेंट है ना, और ये पर्टिकुलर एरिया जो है अब आपके नाम पे, जब आप पूरी 1 लाख रुपए की धनराशि जमा कर देंगे तो ये आपके नाम पे अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि डिफेक्ट लाइबिलिटीज अप टू बिल्डर फॉर 5 इयर्स ओनली। देखिए, जिस भी हम सोसाइटी में रह रहे हैं, है ना, तो उसमें अगर कोई भी टूट फूट हो जाती है, मेंटेनेंस का कोई खर्चा है, स्विमिंग पूल खराब हो गया, बारिश पड़ने से रास्ते में गड्ढे हो गए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो उन सब के लिए लाइबल कौन होता है, बिल्डर। लेकिन कितने टाइम तक, आफ्टर जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो वो 5 साल के लिए ही लाइबल होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेंस होते हैं जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो भी रेसिडेंट होते हैं वो भी बेचारे उसमें कॉपरेट कर देते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है, दोनों लोग अपने कॉपरेशन से मिलके उसके बाद में भी काम करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें, अगर हम स्यू करना चाहते हैं, कोई भी केस फाइल अगर करना चाहते हैं, तो उसमें हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें,
अपनी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास बीबीए होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होता है, बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मैं हो गया बायर, जो बेच रहा है वो बिल्डर, हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया आपको कि अगर 10% जो भी प्रॉपर्टी है उसका 10% लेकर वो आपका रजिस्ट्रेशन करके आपके नाम पे प्लॉट अलॉट कर देते हैं, तो वो जो एग्रीमेंट होता है यहाँ उसकी बात हो रही है, बीबी, ठीक है। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जो अभी बताया मैंने आपको कि ये पर्टिकुलर एरिया अब से आपका है, ये आपके नाम पे अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद में पेमेंट रिसिप्ट, है ना, जो 1 लाख में जो 10,000 रुपये मैंने उस बिल्डर को जो जमा किए हैं उसकी रिसिप्ट, ठीक है, वो 10,000 रुपये की रिसिप्ट। फिर रेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का जो भी रेरा रजिस्ट्रेशन है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मेनली क्या होता है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनकी अपनी एक बुकलेट छापी जाती है। बुकलेट में सारा डिस्क्रिप्शन होता है कि हम कहाँ गार्डन देंगे, आपकी कार पार्किंग कहाँ होगी, क्लब हाउस कहाँ होगा, स्विमिंग पूल कहाँ रखेंगे, है ना, फुटपाथ बनाएंगे, और प्रॉपर लाइटनिंग कैसे होगी, या इंडोर गेम्स के लिए प्लेस हम कहाँ सिचुएटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन होता है उस बुकलेट में, तो आपके पास में वो होना चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद में अगर आपने बिल्डर को कोई भी लेटर या ईमेल के माध्यम से अगर कोई जानकारी या सूचना प्राप्त करी है तो वो आपके पास होनी चाहिए, आपके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, ये बहुत ही मैंडेटरी है। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप जो है उस बिल्डर के अगेंस्ट स्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि जब हम स्यू करने जाएंगे तो हमें स्यू कैसे करना है, इसमें ऑनलाइन केस की फाइलिंग की प्रोसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास में देखिए, जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट के रेरा प्रोजेक्ट पे जाएंगे। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मैं जाऊँगा किसमें, यूपी रेरा में, ठीक है ना। और अगर कोई उत्तराखंड में रहता है तो वो यूके में जाएगा, ठीक है। कोई बिहार में रहता है तो वो बिहार में जाएगा। जहाँ भी आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के रेरा पोर्टल पे हम जाएंगे। रेरा पोर्टल में जाने के बाद में हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए। उसके बाद में हमें उसमें लॉगिन करके एक अकाउंट क्रिएट करना होगा अपना। अकाउंट क्रिएट करके उसमें सारी डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स उसमें सबमिट करने के बाद में ऑप्शन आएगा कंप्लेंट का। कंप्लेंट हमें अपनी जो भी हमारी बात है, जो भी हमारे साथ में मतलब दुर्घटना घटी है, कि वो पैसे लेके भाग गया या जो भी XYZ हुआ है, प्रोजेक्ट रुक गया, पोजीशन नहीं दे रहे, कब्जा नहीं दे रहे, भाग गया है, डिले हो गया है, तो इस तरह की जो भी कंप्लेंट हम उसमें लिख कर डालेंगे उसमें हमारा मोबाइल नंबर और आईडी वो वेरीफाई करता है, ताकि कि जो भी इंफॉर्मेशन जाए वो आपके पास डायरेक्टली जाए। कंप्लेंट कितनी तरह की है, इसमें 2 तरह की मेनली कंप्लेंट का जिक्र किया गया है, जिस जो कि फॉर्म एम और फॉर्म एन के नाम से है। तो पहला है कि अगर मान लीजिए नियमों का उल्लंघन किया गया है बिल्डर के द्वारा और आपको कब्जा नहीं दे रहा है वो, तो आप फॉर्म एम फिल करेंगे। और इन केस अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, आप चाहते हैं आपके नुकसान की भरपाई हो, आपको हर्जाना मिले, तो आप फॉर्म एन भरेंगे, ठीक है, अपने कंपनसेशन के लिए। उसके बाद में हम अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें फिल करेंगे, बिल्डर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसमें फिल करेंगे, अपनी कंप्लीट कंप्लेंट उसमें फिल करेंगे, और उसके बाद में जो उसकी फीस है उसको डिपॉजिट करेंगे। उसे डिपॉजिट करने के बाद में आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, है ना। ट्रैकिंग और स्टेटस की हमने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसको वो कहाँ तक पहुंची है ना, और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। इसका मेन पर्पस इसको लॉगिन करने का यही होता है, ठीक है। उसके बाद में जब हम वो सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं उसके बाद में हमें CRN नंबर मिल जाता है, कंप्लेंट नंबर मिल जाता है, जो कि रेरा अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवाती हैं। और हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद में उसमें जांच और सुनवाई शुरू हो जाती है ना, इन्वेस्टिगेशन करता है रेरा।
कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कारण है जो वो प्रोजेक्ट रुक गया है ना, इन लोगों को पोजीशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ों की वो जांच करना शुरू करता है। तो जांच का जो प्रथम पहलू है उसमें क्या है कि सबसे पहले रेरा बिल्डर को नोटिस इशू करता है। ठीक है, रेरा के माध्यम से उस बिल्डर को नोटिस इशू किया जाता है कि आप आइए और आकर अपना पक्ष रखिए, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज हुई है और इन लोगों ने इस कंप्लेंट को दर्ज कराया है। ठीक है, तो वो उसको नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस भेजने के बाद में जब उसे रिसीव्ड हो जाएगा उसके बाद में वो आकर अपना WS फाइल करेगा, रिटन स्टेटमेंट, अपना जवाब दाखिल करेगा, जिसके लिए उसके पास 15 से 30 दिन का हार्डली समय होता है ना, मैक्स टू मैक्स 30 दिन का समय दिया जाता है और इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद में रेरा एक डेट फिक्स कर देती है सुनवाई के लिए, उसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, बिल्डर को बुलाया जाता है, बायर को बुलाया जाता है। दोनों को बुलाकर, बिल्डर और बायर को बुलाकर अपनी अपनी बात वहां पर रखनी होती है। रखने के बाद में हम अपनी बात किन माध्यम से रख सकते हैं, तो हमारे पास इसमें दोनों ही सुविधा है। चाहे तो आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं और चाहो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी, 5G का ज़माना है, आप जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आप वहाँ पर अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें 2 से 4 तारीखें भी लग जाती हैं कई बार, वरना तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट होते हैं। चाहे तो आप अपना एडवोकेट ले जाएं वहाँ पर, जो भी आपका सबमिशन आपको सबमिट करना है, या आप स्वयं भी अगर सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं और बातों को सही तरीके से तर्क के साथ अगर रखना जानते हैं तो आप स्वयं भी इसमें जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। वहाँ पर आपको आप या आपके जो भी अधिवक्ता आप नियुक्त करेंगे एडवोकेट को, वो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहस होगी। आपके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने सबसे शुरू में बताए थे, है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सारे हों या कुछ हों उनमें से, जो मेन मेन है उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में फाइल जजमेंट और ऑर्डर में चली जाती है। इसका प्रोसेस बहुत लेंदी नहीं होता, स्पीडी डिस्पोजल होता है, क्योंकि सरकार इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा सिविल डिस्प्यूट की तरह टांगना नहीं चाहती, वरना फिर फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। तो फिर इंसान सिविल जज सीनियर डिवीजन में ही सीधा ना चला जाए, है ना। तो उसकी प्रोसीडिंग बहुत बहुत लंबी होती है ना, उसमें पूरा प्रॉपर ट्रायल चलता है। तो यहाँ पर कोई ट्रायल का इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, शॉर्ट टर्म पीरियड में इसको डिस्पोजल करना चाहती है। मैक्स टू मैक्स 60 डेज का डिस्पोजल टाइम होता है इसमें। 60 दिन के अंदर निर्णय लेना होता है किसी के भी पक्ष में, चाहे तो वो बायर के पक्ष में हो। अगर उसके तर्क सही है, वो अपनी बात को सिद्ध कर देता है तो उसके पक्ष में, और अगर सच में जो बायर है, खरीदार है, उसको अगर हानि हो रही है तो उसके पक्ष में, है ना। उसकी जो कॉपी आती है उसको, उस ऑर्डर को रेरा के पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है, ताकि कि वो जनहित में, एक तरीके से उद्घोषणा होती है, प्रोक्लेमेशन होता है ना। उसको मान लिया जाता है, जो ऑर्डर होता है कि इसकी उद्घोषणा कर दी गई है, तो मान लिया जाता है कि सबने सुन लिया है ना, इसलिए उसको अपलोड कर दिया जाता है ताकि कि कोई भी उसको चेक कर सके। ठीक है, आज इस वीडियो में यही था। ये आम जनता के लिए, एडवोकेट्स के लिए मेनली, लोगों को पता भी नहीं होता है ना, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो प्लीज़।